आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की पुस्तक अंतरा से ली गई लघु कथाएं, जिनके लेखक असगर वजाहत जी हैं। और इस पाठ में लेखक ने कुछ छोटी छोटी लघु कथाओं के माध्यम से हमें जीवन की सच्चाइयों के बारे में बताया है। पहली लघु कथा, जिसका शीर्षक है शेर। इस लघु कथा में लेखक ने बताया है कि शेर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है, जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के चलते समाते जा रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी प्रहार किया है। आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। मैं तो शहर से या आदमियों से डरकर जंगल इसलिए भागा था कि मेरे सिर पर सींग निकल रहे थे। लेखक इस कहानी में व्यंग करते हुए कहते हैं कि मैं तो शहर से या आदमियों से डरकर जंगल इसलिए भाग रहा था क्योंकि मेरे सिर पर सींग निकल रहे थे और डर था कि किसी न किसी दिन कसाई की नजर मुझ पर जरूर पड़ जाएगी। जंगल में मेरा पहला ही दिन था जब मैंने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे देखा था। शेर का मुंह खुला हुआ था। शेर का खुला मुंह देखकर मेरा जो हाल होना था वह हुआ, यानी मैं डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छिप गया। लेखक यहाँ बकरे के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि बकरा सोचता है कि मैं तो शहर से इसलिए भागा था कि क्योंकि मेरे सिर पर सींग निकल रहे थे और मुझे डर था कि किसी दिन कसाई की नज़र मुझ पर जरूर पड़ जाएगी। और जब जंगल में मैं गया तो मेरा पहला दिन था, तो मैंने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे हुए देखा। तो शेर का मुंह खुला था और उसके शेर का खुला मुंह देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैंने देखा कि झाड़ी की ओट भी गजब की चीज है। झाड़ी की ओट का मतलब झाड़ियों के पीछे छिप जाना। तो वो बकरा कहता है कि मुझे झाड़ियों के पीछे छिप जाना अच्छा लगा। अगर झाड़ियां, फिर उससे बच पाना बहुत कठिन हो जाए। अगर झाड़ियां ना होती तो फिर उससे मतलब शेर से बच पाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता। कुछ देर बाद मैंने देखा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर एक लाइन से चले आ रहे हैं और शेर के मुंह में घुसते चले जा रहे हैं। शेर बिना हिले डुले, बिना चबाए जानवरों को गटकता जा रहा है। यह दृश्य देखकर मैं बेहोश होते होते बचा। यहाँ पर लेखक एक कहानी कहते हैं और बताते हैं कि एक बकरा था जो जंगल में आ गया था क्योंकि उसके सींग बड़े हो रहे थे और वो सोच रहा था कि वह किसी न किसी दिन कसाई के हाथ लग जाएगा। तो जब वह जंगल में आया तो उसने देखा कि एक शेर मुंह खोल के बैठा हुआ है। तो वो उससे डर गया। जो बकरा था वो उससे डर गया और झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया। तो झाड़ियों के पीछे से उसने देखा कि जंगल के जितने भी छोटे छोटे जानवर थे वो लाइन से आकर शेर के मुंह में घुसते चले जा रहे हैं और शेर बिना हिले डोले, बिना चबाए जानवरों को गटकता जा रहा। और यह दृश्य देखकर वो बकरा था जो बेहोश होते होते बचा। अगले दिन मैंने एक गधा देखा। वो बकरा बताता है कि अगले दिन मैंने एक गधा देखा जो लंगड़ाता हुआ शेर के मुंह की तरफ चला आ रहा था। मुझे उसकी बेवकूफी पर सख्त गुस्सा आया। मैं उसे समझाने के लिए झाड़ी से निकलकर उसके सामने आया। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे हो? लेखक आगे बताते हैं इस कहानी में कि जो बकरा था उसने एक दिन देखा कि एक गधा जो लंगड़ा रहा था वो शेर के मुंह की तरफ चला जा रहा है। तो उसने मन में बकरे ने सोचा कि यह कितना बेवकूफ है और बकरे को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो उसे समझाने के लिए झाड़ी के बाहर से निकल आया और उसने पूछा कि तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे हो? शेर तो तुम्हें खा सकता है। तो उसने कहा, मतलब कि वो जो गधा था, लंगड़ा रहा था, उसने कहा वहाँ हरी हरी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है, मैं वहाँ बहुत आराम से रहूंगा और खाने के लिए खूब घास मिलेगी। तो वो जो गधा था वो इस लोभ में कि उसे शेर के मुंह के अंदर एक हरी घारी घास का मैदान मिलेगा और वह वहां बहुत आराम से रहेगा, तो इस लोभ में, इस प्रलोभन में वह शेर के मुंह के अंदर चला गया। मैंने कहा वह शेर का मुंह है। उसने कहा गधे, वह शेर का मुंह जरूर है पर वहां है हरी घरी घास का मैदान। इतना कहकर वह शेर के मुंह के अंदर चला गया। तो बकरा कहता है कि वह तो शेर का मुंह है, वहां तुम्हें हरी घरी
घास किस तरह मिलेगी। तो वो कहता है अरे गधे, वह शेर का मुंह जरूर है लेकिन वहां पर हरी भरी घास का मैदान जरूर है। और इतना कह के ही वह शेर के मुंह के अंदर जाकर समा गया। फिर मुझे एक लोमड़ी मिली। मैंने उससे पूछा तुम शेर के मुंह में क्यों जा रही हो। उसने कहा शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है, मैं वहां दरखास्त दूंगी फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैंने पूछा तुम्हें किसने बताया। उसने कहा शेर ने। और वह शेर के मुंह के अंदर चली गई। गधा आगे, जो बकरा था वो आगे जाता है, तब उसे एक लोमड़ी मिलती है। तो वह उससे पूछती है कि तुम शेर के मुंह में क्यों जा रही। तो वह बोलती है कि शेर के मुंह के अंदर मुझे रोजगार मिलेगा, वहां पर रोजगार का दफ्तर है, और अगर मैं वहां पर दरख्वास्त दूंगी, मतलब मैं वहां पर अप्लाई करूंगी, तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। इतना कहते हुए वह भी शेर के मुंह के अंदर चली गई। फिर उसे एक उल्लू आता देखा। फिर उस बकरे को एक उल्लू दिखाई दिया गया। मैंने उल्लू से भी वही सवाल किया। उल्लू ने कहा शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है। मैंने कहा नहीं, यह कैसे हो सकता है। उल्लू बोला नहीं, यह सच है, यही निर्वाण का एकमात्र रास्ता है। और उल्लू भी शेर के मुंह में चला गया। फिर जब बकरा थोड़ी दूर और आगे बढ़ा तो उसे फिर एक उल्लू दिखाई दिया। तो उल्लू से भी उसने वही प्रश्न किया जो उसने गधा और लोमड़ी से किया था कि तुम शेर के मुंह के अंदर क्यों जा रहे हो। तो उल्लू उससे कहता है कि शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है। और तो फिर बकरा कहता है कि नहीं, यह कैसे हो सकता है, वह तो शेर है, वह तो तुम्हें खा जाएगा। तो उल्लू कहता है कि नहीं, यह सच नहीं है, यही निर्वाण का मतलब यही मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। और उल्लू भी उन दोनों की तरह शेर के मुंह में चला गया। अगले दिन मैंने कुत्तों को एक बड़े जुलूस के साथ देखा, जो कभी हंसते गाते थे और कभी विरोध में चीखते चिल्लाते थे। उनकी बड़ी बड़ी लाल लाल जीभें निकली हुई थी और सब दुम दबाए थे। कुत्तों का यह जुलूस शेर के मुंह की तरफ बढ़ रहा था। मैंने चीखकर कुत्तों को रोका, पर वे नहीं रुके और उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी और वे सीधे शेर के मुंह में चले गए। फिर बकरे को आगे जाके कुत्तों का एक समूह मिला, वो भी उसी तरह उन तीनों की तरह शेर के मुंह में चले गए। कुछ दिनों बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बड़ा जबरदस्त समर्थक है, इसलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। फिर जो बकरा था वो कुछ दिन बाद जंगल में फैले अफवाह को सुनता है कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बड़ा जबरदस्त समर्थक है। मतलब शेर किसी को भी नहीं मारता है, अहिंसा मतलब वह किसी को नहीं मारता, वह हिंसा का पुजारी है, और सह अस्तित्ववाद मतलब वह दूसरों के वजूद का भी ध्यान रखता है। तो वह इन सब का जबरदस्त समर्थक है, इसलिए जंगली जानवरों का वह शिकार नहीं करता। मैं सोचने लगा शायद शेर के पेट में वे सारी चीजें हैं जिनके लिए लोग वहां जाते हैं। और मैं भी एक दिन शेर के पास चला गया। शेर आंखें बंद किए पड़ा था और उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था। मैंने वहां पूछा क्या यह सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है। तो मुझे बताया गया हाँ यह सच है। मैंने पूछा कैसे। तो मुझसे कहा गया कि सब ऐसा ही मानते हैं। तो मैंने पूछा, मतलब बकरे ने कि पूछा क्यों, इसका क्या प्रमाण है कि शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है। तो उससे कहा गया प्रमाण से अधिक है महत्वपूर्ण विश्वास। और यह बाहर जो रोजगार का दफ्तर है, तो वह कहता है कि यह तो मिथ्या है, यह झूठ है। मैंने कहा तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते, वह शेर का मुंह है और शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर का अंतर मुझे मालूम है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मेरे यह कहते ही गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा शेर दहाड़ कर खड़ा हो गया और मेरी तरफ झपट पड़ा। इसमें बकरा पूछता है, बकरे को लगता है कि सत्य में वाकई में शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का समर्थक है। इसके चलते वह शेर के पास गया और उसने वहां के उसके कर्मचारियों से पूछा कि क्या यह सत्य है कि यहाँ पर रोजगार का दफ्तर है। तो उसके जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा हाँ यह रोजगार का दफ्तर है। और उसने कहा कि नहीं यह झूठ है, मुझे पता है कि यह शेर का मुंह है, रोजगार का दफ्तर नहीं है। तो जैसे ही उसने ऐसा कहा तो शेर दहाड़ कर खड़ा हो गया और उसकी तरफ झपट गया और उसको खा गया। तो इस कहानी में लेखक ने व्यंग किया है। तो शेर प्रतीकात्मक और व्यंगात्मक लघु कथा है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था कि जो कथा लेखक ने कही है वो शेर प्रतीकात्मक और व्यंगात्मक लघु कथा है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है। इसमें हमारे देश की कानून व्यवस्था के बारे में बताया गया है और उदाहरण शेर का दिया गया है। तो लेखक कहते हैं कि शेर व्यवस्था का प्रतीक है, जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के चलते समाते जा रहे हैं। और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा
उपभोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी प्रहार किया है। और लेखक ने कहा है कि किस तरह से राजनीतिक लोग भले मानव को लोभ दे देकर उनका शोषण करते हैं। हमारी यह कहानी का यही अंत होता है। अब इस वीडियो में हम एक और कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है पहचान। और इस कहानी के लेखक भी पहचान कहानी के लेखक भी असगर वजाहत जी हैं। आइए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं कि पहचान कहानी में राजा को बहरी, अंधी और गूंगी प्रजा ही पसंद आती है, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने और बिना कुछ देखे चुपचाप राजा की आज्ञा का पालन करती रहती है। और इस छद्म प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है और वहां की जनता को कुछ नहीं मिलता रहा और राजा सारे ऐश्वर्य और सारे सुख भोगता रहता है। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि किस तरह से राजा को सिर्फ बहरी, अंधी और गूंगी प्रजा ही पसंद आती है। आइए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं कि राजा ने हुक्म दिया है। लेखक ने लिखा है कि राजा ने हुक्म दिया है कि उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। लोगों ने ऐसा ही किया और राजा की आज्ञा मानना जनता का अनिवार्य है। वहाँ के राजा, लेखक बताते हैं कि वहाँ के जो राजा हैं उन्होंने हुक्म दिया, आदेश दिया कि उसके राज में सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रही। लोगों ने ऐसा ही किया और उनकी राजा की आज्ञा का पालन भी किया, क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब आवश्यक है। जनता आंखें बंद किए किए सारा काम करती थी और आश्चर्य की बात यह है कि काम पहले की तुलना में बहुत अधिक और अच्छा हो रहा था। फिर हुक्म निकला कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इस कहानी में हम देखते हैं कि किस प्रकार से राजा आदेश देता है कि उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे जिससे कि उन्हें शांति मिलती रहेगी। और लोगों ने वही किया, और क्योंकि राजा की आज्ञा मानना अति आवश्यक और अनिवार्य है तो जनता आंखें बंद किए किए सारा काम करती रही। और आश्चर्य की बात यह है कि अब काम पहले की तुलना में और अधिक और अच्छा हो रहा था। फिर राजा ने आदेश निकाला कि अब लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। लोगों ने ऐसा ही किया और वहाँ का काम और वहाँ का उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से और भी अच्छे से होने लगा और भी अच्छे से वहाँ की चीजें बिल्कुल निरंतर काम चलता रहा। फिर हुक्म ये निकला कि लोग अपने अपने होंठ सिलवा लें। राजा ने पहले हुक्म दिया कि लोग अपनी अपनी आंखें बंद करके काम करें, फिर हुक्म दिया कि अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, और फिर ये हुक्म दिया, ये आदेश दिया कि अब लोग अपने अपने होंठ सिलवा लें, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा से बाधक रहा है। मतलब बोलने से बाधक मतलब रुकावट रहा है। तो राजा का ये मानना था कि बोलना भी काम में रुकावट बनता है। तो लोगों ने काफी सस्ती दरों पर होंठ सिलवा लिए, मतलब लोगों ने बहुत सस्ती कीमतों पर अपने अपने होंठ सिलवा लिए। और फिर उन्हें पता लगा कि अब वे खा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर होंठ सिल जाएंगे तो खाना कैसे खाएंगे। लेकिन लोग राजा का आदेश था और राजा का आदेश मानना अनिवार्य है, इसीलिए लोगों ने अपने अपने होंठ सिलवा लिए। लेकिन खाना भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं माना गया है। फिर उन्हें कई तरह की चीजें कटवाने और जुड़वाने के हुक्म और आदेश मिलते रहे और वे वैसा ही करते रहे। और वहां का जो राजा था वो प्रतिदिन प्रगति करता रहा। फिर एक दिन खैराती रामू और छिद्दू ने सोचा कि लाओ आंखें खोलकर तो देखें। फिर वहां के कुछ जो व्यक्ति थे उन्होंने सोचा कि अब आंखें खोलकर तो देखें कि हमारा कितना विकास हुआ है, अब तक तो अपना राज स्वर्ग हो गया होगा। वो लोग मन ही मन सोचते हैं कि अब तक तो हमारा जो राज था अब तक तो वो सब स्वर्ग बन गया होगा। उन तीनों ने आंखें खोली तो उन सबको अपने सामने राजा दिखाई दिया और वे एक दूसरे को ना देख सके। इस कहानी में हमने देखा कि किस तरह से एक राजा ने पहले हुक्म दिया कि सारे लोग अपनी अपनी आंखें बंद रखेंगे, और फिर उनको हुक्म दिया कि सारे लोग अपने अपने कानों में शीशा पिघलवा कर उसे डलवा लेंगे जिससे उन्हें सुनाई ना दे। और फिर उनको आदेश दिया गया कि वो अपने अपने होंठ सिलवा लें, और उन लोगों से कहा गया कि ऐसा करने पर उन सबके कार्यों में प्रगति होगी और उत्पादन बढ़ेगा और कार्य बढ़ेगा और हमें बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन ऐसा करते करते
कुछ लोगों ने सोचा कि अब हम आंखें खोलकर तो देखें कि आखिर हमारा कितना विकास हुआ है, हमारी कितनी प्रगति हुई है। तो उन लोगों ने जब आंखें खोली तो उन लोगों ने देखा कि वहां पर तो चारों तरफ सिर्फ राजा ही दिखाई दे रहा था, वहां पर सिर्फ राजा की ही प्रगति और उसी की उन्नति हुई थी, और वे लोग एक दूसरे को मतलब अपने आप को तो देख भी नहीं पाए। तो इस कहानी में मैं देखा है कि किस तरह से वह राजा छद्म प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है और अपने विकास के कार्य के लिए करता रहता और प्रजा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। इस वीडियो में हमने 2 कहानियां पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि एक कहानी में एक की शेर शीर्षक कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी प्रहार किया है। मतलब इस कहानी में लेखक ने हमारे न्याय व्यवस्था और हमारे राजनेताओं के बारे में के ऊपर व्यंग किया है। और दूसरी कहानी में हमने देखा कि किस तरह हमारे यहाँ के जो राजा है वो इस छद्म प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है और सिर्फ अपने विकास के बारे में ही सोचता है और वो जनता के हित के बारे में नहीं सोचता है। हमारा यह वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।